चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोले तो आप जब रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें अभिक्रिया जब होती है तो इधर क्या होता है? अभिकारक, और अभिकारक, और इधर क्या होता है? तो अभिकारक की अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? उत्पाद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो इधर अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं और उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं और उत्पाद के जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं, इनकी संख्या अगर बराबर हो जाए, इनकी संख्या अगर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इस अभिक्रिया को या इस समीकरण को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। संतुलन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? संतुलन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से चीजों का बराबर होना, बैलेंस होना, ठीक है, ये संतुलन कहलाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इधर अभिकारक है और अभिकारक में जो तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो उत्पाद में जो यौगिक के परमाणु की संख्या होती है, इनके अगर बराबर हो जाए तो इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? संतुलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो यहां संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब अभिकारक में जो तत्वों के परमाणु की संख्या है और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या है वो दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? संतुलित बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हो, अगर मैंने यहां पर कर दिया 4H और प्लस क्या कर दिया मैंने? तो प्लस मैंने कर दिया O2 कर दिया। अब यहां पर ये दोनों क्या कहलाएंगे? तो ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। तो अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो यहां पर 4H और O2, अब यहां पर निकलेगा अगर तो देखेंगे 2H2O निकलेगा। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी मेरे प्यारे भाई? तो 4 है, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? तो 4 ही थी। इधर अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जो समीकरण है रासायनिक, ये क्या है? संतुलन की अवस्था में है। बात मेरी क्लियर हुई? अब यहाँ पर दूसरा स्टेप बोल रहा है कि सर समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आवश्यक क्यों है? तो यहां पर आपको हम बताएंगे कि आवश्यक क्यों है संतुलित करना। तो आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो इस नियम में बताया गया है कि अभिक्रिया करने से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया करने के बाद का द्रव्यमान दोनों क्या होता है? नियत होता है, दोनों बराबर होता है। इसे बोलते हैं क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस हिसाब से हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब यहां पर आपको बताना संक्षारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है। और दूसरा क्या है? विकृत गंधिता के बारे में क्या करना है? आपको टिप्पणी करना है। अब मेरे क्या है भाई, ये संक्षारण और विकृत गंधिता होता क्या है? तो पहले तो मैं बात करूं संक्षारण की। संक्षारण, तो संक्षारण का मतलब क्या होता है? तो यहां पर मैं इसे थोड़ा सा फैक्ट करता हूं इसमें से, तो आता है क्षरण। इस क्षरण का मतलब क्या होता है? क्षरण का मतलब में होता है मेरे प्यारे भाई नुकसान। क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान का मतलब अगर आप देखें तो हानि। अब ये किसी भी धातु, जब कोई धातु नमी की या वायु की उपस्थिति में रखा होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर हो जाता है, उसका क्षरण हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? संक्षारण। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संक्षारण। जब कोई धातु, जैसे लोहा आपने देखा होगा, जब वायु की उपस्थिति में खुले में हम रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है? उस पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है।
तो वो क्या होता है, भूरे रंग की जो परत आ जाती है उससे वो कमजोर हो जाता है धीरे धीरे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, धातुओं को जब वायु या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर भूरे रंग की परत, भूरे रंग की परत, लोहे पर भूरे रंग की परत। आपने देखा होगा चांदी पर काले रंग की परत, काले रंग की परत। और आपने देखा होगा तांबे पर हरे रंग की परत। अभी लोहे पर भूरे रंग की परत, चांदी पर काले रंग की परत और तांबे पर हरे रंग की परत, ये जो परत आती है ये किससे आती है, संक्षारण क्रिया होने के बाद। संक्षारण कैसी क्रिया है, आपसे पूछे कैसी क्रिया है, तो सर रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। ये कोई भौतिक क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। अब यहाँ लोहे पर जब लोहा कहीं भी आप देखोगे अपने आस पड़ोस में जब कहीं पर रख दिया जाता है, बारिश होता है या वायु में खुले में रख दिया जाता है, तो कुछ समय बाद देखोगे तो उसके ऊपर जो है लाल रंग का या भूरे रंग का क्या आता है, परत आ जाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि लोहे में क्या लग गया है, जंग लग गया है। ठीक है, ये लोहे में जंग लग गया है, या इसे मूर्छा भी बोलते हैं कि मूर्छा लग गया लोहे में। अब ये भूरे रंग की जो परत होती है, ठीक है, ये किस वजह से आती है, तो संक्षारण की वजह से आती है। चांदी पर काले रंग की जो परत आती है वो किस वजह से आती है, संक्षारण की वजह से आती है। तांबे पर हरे रंग की परत जो आती है वो किस वजह से आती है, तो संक्षारण की वजह से आती है। ठीक है, अब लोहे में अगर संक्षारण की बात करें तो मान लेते जैसे लोहा 4Fe हो और ये रख दिया गया किसके संपर्क में, तो किसके संपर्क में रख दिया गया, ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया। और किसके संपर्क में रख दिया गया, तो H2O के संपर्क में रख दिया। H2O बोले तो जल। अब ये ऑक्सीजन और जल मतलब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा नमी। क्या बन जाएगा, नमी। और ये क्या है आपका, ये लोहा। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा जंग। क्या बनाएगा, जंग बनाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2Fe और क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा इंटू H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला है, ये जंग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, जंग का। लोहे पर जो जंग लगा है उसका फार्मूला है। बात समझ आई कि नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर हम चांदी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर चांदी की बात की जाएगी, चांदी पर जंग कैसे लगता है, तो यहाँ पर 2Ag, जो कि Ag किसका सिंबल होता है, चांदी का होता है। और इसको संपर्क में रखते हैं H2S के, किसके, तो H2S के संपर्क में रखते हैं। ठीक है, ये H2S क्या है, वायु या नमी। ठीक है, चलिए अब ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है क्या, Ag2S और क्या मुक्त करता है, तो H2 मुक्त करता है। अब यार Ag2S क्या है, तो ये काला रंग है। क्या है, काला रंग है। ठीक है, चांदी पर जो काला रंग का परत होता है उसका ये फार्मूला है Ag2S। ठीक है, तो ये क्या है, जंग। और जंग का मतलब क्या है, संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी धातु को खुले स्थान पर हम रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नमी की उपस्थिति की वजह से उस पर किसी एक रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं विकृत गंधिता की। किसकी बात करते हैं, विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, तो देखो मेरे प्यारे भाई, विकृत का मतलब क्या होता है, बिगड़ा। विकृत का मतलब क्या होता है, बिगड़ा होता है। और गंधिता का मतलब क्या होता है, तो गंधिता का मतलब होता है गंध। क्या होता है, गंध। यहां से तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि सर मैं क्या बताने जा रहा हूं। विकृत गंधिता का मतलब होता है बिगड़ा हुआ गंध। तो हम देखे होंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो खाद्य पदार्थ किससे बने होते हैं, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आप कहोगे सर खाद्य पदार्थ जो होते हैं वसा से और तेल से बने होते हैं। ठीक है, वसा से और किससे बने होते हैं, तेल से बने होते हैं पदार्थ। ये किससे बने होते हैं, वसा और तेल, वसा और तेल से।
तो मेरे प्यारे भाई, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ अगर मैं बोलूं तो आप समझिएगा भोजन की बात हो रही है, ठीक है। जो भोजन वाले पदार्थ होते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ बोलते हैं। तो वो तेल और वसा से बने होते हैं, और जब तेल और वसा से बने होते हैं तो कुछ दिनों बाद जब वो खुले में रख दिए जाते हैं तो उनमें से दुर्गंध आने लगती है, उनमें से बदबू आने लगती है। तो इस दुर्गंध को ही क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। चाहे वो मांस का टुकड़ा हो, चाहे वो कोई खाद्य पदार्थ हो, 2-4 दिन बाद जब देखेंगे आप तो वो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, एक अलग गंध आने लगती है, बिगड़ी हुई गंध होती है, और वो गंध बताती है कि वो वस्तु अब खाने योग्य नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे आप देखे होंगे कहीं जो है जानवर कोई मर जाता है तो कुछ दिन बाद उसकी बॉडी क्या होती है? महकने लगती है। और क्यों महकने लगती है? क्योंकि जानवर का जो शरीर है उसमें क्या है? वसा है, फैट है, तो वो दुर्गंध देने लगता है। गांव के लोग तो इसी दुर्गंध से पता कर लेते हैं कि भोजन जो है खाने योग्य है कि नहीं, ठीक है। सब्जी को उठाएंगे और इस तरह से नाक लगाकर देखते हैं, उसमें सुगंध लेते हैं, और जब उसमें दुर्गंध आपको मिलता है तो आप समझ जाते हैं वो खाने योग्य नहीं है, मतलब वहां कौन सा प्रोसेस हो चुका है? विकृत गंधिता हो चुका है। बात क्लियर हुई? और विकृत गंधिता क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है, चाहे वो धूप के संपर्क में आ जाए, चाहे वो ऑक्सीकरण की क्रिया कर ले वायु से संपर्क करके, तो वहां पर ये जो रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, तेल और वसा ऑक्सीकरण करते हैं तो उनमें से क्या होता है? दुर्गंध आने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है? देखो ध्यान से, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब मेरे प्यारे भाई अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है, जब किसकी क्रिया कराई जाती है? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? लवण के साथ और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। बस इसी अभिक्रिया को तो बोलते हैं उदासीनीकरण। यही तो है उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की जब परस्पर अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने अम्ल ले लिया एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और एक क्षार ले लिया मैंने, क्या है? NaOH। ये क्षार है मेरे भाई। अब उसके बाद जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे अम्ल और क्षार की, तो यहाँ प्राप्त होगा NaCl, और आपका प्राप्त होगा क्या? H2O। NaCl क्या प्राप्त हुआ? तो ये लवण प्राप्त हुआ। इसे क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। साधारण नमक बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है इसका रासायनिक नाम। और ये H2O क्या निकला? ये क्या निकला मेरे प्यारे भाई? ये तो सब जानते हैं कि ये जल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से जब अभिक्रिया हम लोगों ने कराया तो लवण और क्या प्राप्त हुआ? जल। बस इसी अभिक्रिया को तो कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है 2 उदाहरण, मैंने आपको ये पहला उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देख लो। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं H2SO4 H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का हम कराएंगे किससे? CaOH का होल ट्वाइस से कराएंगे। CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इसका जब हम लोग कराएंगे अभिक्रिया तो यहाँ देख रही है अम्ल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है। तो इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CaSO4 और प्लस हो जाएगा क्या? 2H2O। प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये CaSO4 क्या है? ये लवण है। क्या प्राप्त हुआ? लवण। मैंने क्या बताया कि उदासीनी अभिक्रिया में हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। तो ये लवण और जल है। अब ऐसा क्यों होता है कि लवण और जल ही प्राप्त होता है? तो आर्हेनियस ने बताया था कि जो अम्ल होता है वो H+ का त्याग करता है, और जो क्षार होता है वो OH- आयन देता है। तो H+ और OH- जब भी मिलेंगे
तो क्या बनेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या बनेंगे, H2O बनेंगे। क्या बनेंगे, H2O बनेंगे, अर्थात क्या बनेंगे, जल बनेंगे। तो इस प्रकार से जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो ध्यान में रखिएगा कि हमेशा क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, लवण। और उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने आया, विषम पोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। क्या गजब का क्वेश्चन है ये बायो से क्वेश्चन है। विषम पोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ये आपका पहला जो बायो में चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें से क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम इसमें से क्वेश्चन उठा है, विषम पोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो चले देखते हैं पोषण क्या है, पोषण क्या है समझ लेते हैं इसको। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पोषण का मतलब क्या होता है, तो पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, भोजन करना, भोजन करने से शरीर की वृद्धि करना, ये कहलाता है क्या, पोषण। पुरानी फिल्म अगर आप देखेंगे तो उसमें जो माताएं होती हैं वो बोलती हैं कि इसको इतना सा था जब मैंने इसको पाला और पोसा। तो पोषा का मतलब क्या हुआ, पोषा का मतलब हुआ वही पोषण। और पालन, तो पालन पोषण, पालन का मतलब क्या होता है, रख रखाव। पोषण का मतलब होता है भोजन कराना, भोजन लेना। तो ये पोषण कितने टाइप के होते हैं, तो पोषण दो टाइप से होते हैं। एक होते हैं स्वपोषण, स्वपोषण, और एक होते हैं विषम पोषण, विषम पोषण। और विषम पोषण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पर पोषण। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई, तो पर पोषण के नाम से जानते हैं। स्वपोषण का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद, सेल्फ। तो स्वपोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करे, या जिस क्रिया में अपना भोजन स्वयं प्राप्त हो जाए उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। पोषण का मतलब मैंने क्या बताया, भोजन बताया आपको। क्या बताया, भोजन करना, भोजन, इसको ध्यान रखना। तो स्वपोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, तो उन्हें बोलेंगे स्वपोषी। और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपोषण। जैसे में पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे ये क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और स्वपोषण करते हैं, और इसी वजह से इनको स्वपोषी जीव कहते हैं। विषम पोषण या पर पोषण क्या होता है, तो विषम का मतलब होता है अलग, पर पोषण, पर मतलब पराया, पराया का मतलब मेरे भाई कि दूसरा। अब ऐसे भी कुछ जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चाहे वो स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी दूसरे जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विषम पोषण बोलते हैं या पर पोषण बोलते हैं। तो पर पोषण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाता है, वो दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है भोजन के लिए, उससे क्या करते हैं, उस क्रिया को क्या करते हैं, विषम पोषण। अब विषम पोषण कौन करता है, तो विषम पोषण करते हैं, इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं तो मानव जो होता है वो विषम पोषण करता है, और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो भी विषम पोषण करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो भी कौन सा पोषण करते हैं, विषम। केवल पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। अब विषम पोषण के आधार पर अगर मैं जीवधारियों को बताऊं, इनमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, इनमें जीवों में अंतर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है जीवधारी, इसकी बात करें तो इसमें शाकाहारी भी आते हैं मेरे भाई। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे पूरा अच्छे से तो इसमें कौन आते हैं, शाकाहारी भी आते हैं, मांसाहारी भी आते हैं, और सर्वाहारी भी आते हैं, सर्वाहारी भी आते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, तो कौन आते हैं, मृतोपजीवी भी आते हैं, मृतोपजीवी, और अपमार्जक भी आते हैं, एक परजीवी भी आते हैं, परजीवी। ये सब के सब क्या है मेरे भाई, ये सब के सब विषम पोषण है, इतना ध्यान रखिएगा। ये सब के सब अपने से अपना भोजन नहीं बना पाते, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब आप कहोगे सर हम तो इंसान हैं, हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, घर में हम लोग खुद बनाते हैं। अरे मेरे भाई वो घर में जो खाना बनाते हैं वो भी किसी के ऊपर डिपेंड हो,
रोटियां खाते हो, अनाज के ऊपर डिपेंड हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, वो सब किसके ऊपर डिपेंड है? फसलों के ऊपर डिपेंड है। और मैंने अभी भी क्या बताया कि विषम पोषण किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्व पोषण, पेड़ पौधे फसल, इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, इस वजह से हम लोग भी क्या है? विषम पोषण है। ठीक है, हम लोग भी कौन सा क्रिया करते हैं? विषम पोषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मानव, जीव जंतु जितने भी सब विषम पोषण के हैं, और विषम पोषण का मतलब भी बता दिया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु के निम्नलिखित गुणों की तुलना कीजिए। अब निम्नलिखित गुणों की तुलना करना मेरे भाई, आघात वर्धनीयता बताना है, तन्यता बताना है, धात्विक चमक क्या करना है? बताना है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो, धातु अधातु, ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है? तो धातु अधातु से। कौन सा चैप्टर है? धातु और अधातु, आपका जो चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन है, अधातु। अब इसमें टॉपिक वाइज हम बताएंगे एक एक पॉइंट पर। तो पहला है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता। अब इसके नाम में ही इसका जो परिभाषा है वो छुपा हुआ है। अब मेरे भाई यहां पर मैं कहूं आघात, आघात, तो आघात का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब होता है मेरे भाई प्रहार। क्या होता है? प्रहार, प्रहार होता है। वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? वर्धनीयता, वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया आघात का मतलब प्रहार होता है, वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? फैलना होता है। अब ये एक प्रकार का क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जब किसी धातु को पीटा जाता है, जब किसी धातु को पीटा जाता है, उसे प्रहार किया जाता है, उसे पीटा जाता है, तो चादर के रूप में क्या करता है? फैल जाता है। चादर के रूप में फैल जाता है। बस इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। फिर से बात समझना मेरे भाई, जब किसी धातु को पीटा जाता है, उस पर प्रहार किया जाता है, आघात किया जाता है, तो चादर के रूप में वो फैल जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और ये किन में होता है? तो लोहा में होता है। किन में होता है? लोहा में होता है, स्टील में होता है। आपने देखा होगा लोहा और स्टील को जब पीटा जाता है हथौड़े से, तो चादर के रूप में फैलना क्या होता है? स्टार्ट कर देता है, शुरू हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। और ये गुण केवल किन में होता है? धातुओं में होता है। किन में होता है? धातु में। अधातु में होता है क्या? तो अधातु में नहीं होता है। अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अब ये भंगुर का मतलब क्या हो गया सर? तो भंगुर का मतलब ये होता है कि जब किसी भी वस्तु को पीटा जाए और वो कई टुकड़ों में टूट जाए, तो कई टुकड़ों में टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं, और उस पदार्थ को भंगुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये धातु में भंगुरता नहीं होती है, धातु में आघात वर्धनीयता होती है, अधातु में भंगुरता होती है। अब दूसरा हम बात करते हैं तन्यता, टेंसिटी की बात करें। तन्यता, अब ये तन्यता क्या है? तन्यता का मतलब होता है तानना। क्या होता है? तानना होता है। अब ये तानना क्या होता है? ये वही तानना है मेरे भाई जो श्री राम जी थे, उन्होंने धनुष को क्या करते थे? वो तानते थे। उन्होंने धनुष को क्या किया था? ताना था। वही तन्यता है ये। तन्यता का मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु की क्वालिटी है, धातु का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। अब इस गुण में क्या होता है कि धातु को खींचकर तार के रूप में कर देना। किसके रूप में कर देना? तार के रूप में करना। तार के रूप में करना क्या कहलाता है? तार के रूप में करना क्या कहलाता है? तो तन्यता कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? तन्यता। तो किसी भी धातु को खींचकर तार के रूप में कर दिया जाता है या कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक है, तो तन्यता भी क्या है? धातु का गुण है। ये अधातुओं में नहीं होता है। तो तन्यता में धातु को खींचकर तार के रूप में क्या कर देते हैं? लंबा कर देते हैं। अब अगला आते हैं पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? धात्विक चमक। धात्विक चमक। अब ये धात्विक चमक क्या होता है? तो धात्विक चमक का मतलब होता है धातु की चमक। किसकी चमक? धातु की चमक।
अब धातु की चमक क्या होती है, जब कोई धातु को काटा जाता है तो उसके कटे हुए भाग पर आप देखेंगे, जो ताजा कटा हुआ भाग होता है उस कटे हुए भाग पर देखेंगे तो कटा हुआ भाग आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी एक लाइट होती है, एक प्रकाश होती है, उसे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो उनकी चमक के ऊपर जो है बिकते हैं, महंगे हैं, कॉस्टली हैं। जैसे मैं बात करूं सोने की, किसकी बात करूं, सोना, मैं बात करूं चांदी की, मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, ये सब क्या है, ये सब चमकीले धातु हैं। कौन से धातु हैं, चमकीले धातु। सोना चमकता है, चांदी चमकती है, तो इनमें एक विशेष प्रकार की धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक होती है। और इसी विशेष प्रकार की चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। जब भी कोई धातु जो जिसकी चमक चली जाती है तो उसको जब काटेंगे तो काटे हुए भाग पर वो चमक दिखाई देती है। इस चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में ये चमक नहीं होती है। तो यहां से आपका ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अघातवर्धनीयता, तन्यता और धात्विक चमक। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, अघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि धातुओं में पीट करके उनको चादर के रूप में फैलाने का गुण होता है, इसको क्या बोलते हैं, अघातवर्धनीयता बोलते हैं। तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींचकर लंबा करना, धातु खींचकर तार के रूप में कर देने का गुण होता है, उसे क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। और धातुओं में विशेष चमक होती है और उस विशेष चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। तो यहां से आपका ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। अब परिवार नियोजन क्या होता है, पहले तो ये समझ जाइए। तो परिवार नियोजन क्या होता है, नियोजन का मतलब अगर हम बताएं, इसे बोलते हैं मेरे भाई फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग। परिवार नियोजन मतलब परिवार की योजना बनाना। कोई भी जो दंपति होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, वो परिवार का क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि संतान कितनी होनी चाहिए। तो इस योजना को क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, परिवार नियोजन। मतलब परिवार संतान उत्पन्न करने की योजना, ये क्या कहलाती है, परिवार नियोजन कहलाती है। अब इस परिवार नियोजन में दो विधि होती है, एक होती है अस्थायी विधि और एक होती है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि को क्या बोलेंगे, टेम्पररी मेथड बोलेंगे, और अस्थायी विधि को क्या बोलेंगे, परमानेंट। ये क्या है, परमानेंट है। और ये क्या है, टेम्पररी है। क्या है, टेम्पररी। ये टेम्पररी है। अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। तो यहां पर आपसे पूछा गया है अस्थायी विधि, तो यहां पर ध्यान देंगे, अस्थायी विधि का मतलब ये होता है कि ज्यादा समय तक नहीं चलता है, ये कुछ समय तक के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन अस्थायी विधि जो होता है, परमानेंट जो होता है, इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब अस्थायी विधि में मैं बात करूं तो इसमें दो विधि आती है। एक होता है पुरुष का ऑपरेशन और एक होता है महिला का ऑपरेशन। अब ये पुरुष का ऑपरेशन और महिला का ऑपरेशन, अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, पुरुष का ऑपरेशन और महिला का ऑपरेशन। देखिए, अब पुरुष के ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, पुरुष का ऑपरेशन इसको बोला जाता है नसबंदी। क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं।
और महिला के ऑपरेशन क्या बोलते हैं, इसे नलीबंदी बोलते हैं, नलीबंदी, नसबंदी और नलीबंदी। अब यहां पर देखेंगे इनको और किस वर्ड से जानते हैं, तो इनको जानते हैं, नसबंदी को जानते हैं इनको वैसेक्टोमी, और इसे किस नाम से जानते हैं, ट्यूबोक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी। अब इसमें होता क्या है, तो यहां से फिगर वाइज मैं आपको बता देता हूं कि जो पुरुष के जो टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टिस, वृषण जो होते हैं, इनसे शुक्रवाहिनियां निकली रहती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं इन्हें। और ये शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणुओं को क्या करती है, ले जाती है, कहां पर ले जाती है, टेस्टिस से कहां ले जाती है, पेनिस में ले जाती है। ये क्या है, पेनिस है, शिश्न है, तो यहां पर समझेंगे। तो शुक्रवाहिनी क्या करती है, मानव में, पुरुष में 2 शुक्रवाहिनियां होती हैं, और ये दोनों शुक्रवाहिनियां क्या करती हैं, यहां से शुक्राणु को वृषण में से शुक्राणु को क्या करती हैं, पेनिस तक पहुंचाती हैं, मतलब शिश्न तक पहुंचाती हैं, टेस्टिस। अब यहां पर नसबंदी में क्या किया जाता है कि ये शुक्रवाहिनियों को यहां पर काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, काट कर क्या दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और इसके बांधने से जो शुक्राणु होते हैं वो शिश्न में नहीं पहुंच पाते हैं, और यहां पर क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुरुष का ऑपरेशन, या इसी को बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी, या इसी को क्या बोलते हैं, नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है कि जो शुक्रवाहिनियां होती है, वैसिक जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, डॉक्टर इन्हें क्या करते हैं, बांध देते हैं, पहले काट के फिर उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं, और इससे जो स्पर्म होता है वो पास करके पेनिस में नहीं पहुंच पाता है, और जब स्पर्म पेनिस में नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर गर्भधारण नहीं हो पाता है। इससे एक चीज और होता है कि यहां पर जो पुरुष की संभोग क्षमता जो होती है, संभोग क्षमता, इसकी हानि नहीं होती, संभोग क्षमता की हानि नहीं होती, नहीं होती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें पुरुष की संभोग क्षमता जो होती है उसकी हानि नहीं होती है। तो आगे बात करते हैं महिला ऑपरेशन, ट्यूबोक्टोमी का। अब यहां बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे अब महिला ऑपरेशन, महिला का ऑपरेशन, और इसे क्या बोलेंगे, ट्यूबोक्टोमी, अब महिला का ऑपरेशन ट्यूबोक्टोमी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इसमें बांध देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। तो जो ओवेरी में से जो अंडा रिलीज होता है वो अंडवाहिनी में से होकर के यहाँ पर निषेचन नहीं कर पाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, इसको क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। और यही इस तरह से भी होता है, अगर ये वाला ओवेरी भी ये वाला अंडा से भी अगर अंडा रिलीज करता है तो वो अंडा इसके इधर नहीं आ पाता है, और जब अंडा इधर नहीं आ पाता है तो गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो क्या नहीं हो पाता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, गर्भ धारण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। इतनी बात समझ में आई मेरी? मैंने आपको क्या बताया कि दोनों जो अंडवाहिनियां होती है, फैलोपियन जो ट्यूब होती है, इनको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन
ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं। और इसी से आप याद रख लीजिएगा ट्यूबोक्टोमी, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो ट्यूब से याद रखिएगा ट्यूबोक्टोमी। तो अब इसको क्या करते हैं डॉक्टर, इसको कट करके क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं और इसमें से ओवेरी से जो अंडा रिलीज होता है, जो ओवम रिलीज होता है, वो इधर नहीं आ पाता है और फर्टिलाइजेशन स्पर्म से नहीं कर पाता है। और जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है तो गर्भधारण प्रेगनेंसी जो होती है वो नहीं हो पाती है। और ये ऑपरेशन जो किया जाता है वो हमेशा संतान उत्पन्न होने के बाद, क्या होगा, संतान उत्पन्न होने के दौरान, होने के दौरान। ये बात समझ में? पुरुष में जो नसबंदी होता है वो कभी भी हो सकता है, लेकिन जो महिला में नलीबंदी होता है, जो ट्यूबोक्टोमी होता है, नलीबंदी, ये केवल प्रसव के समय होता है। मतलब जब महिला संतान उत्पन्न कर रही होती है तो उसी दौरान यह ऑपरेशन डॉक्टर कर देते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नहीं हो पाता है, बस संतान उत्पन्न करने के दौरान, प्रसव के दौरान डॉक्टर इस ऑपरेशन को करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, गर्भधारण रुक जाता है। और ये दोनों जो मैंने आपको बताया, मतलब जो मैंने आपको बताया नसबंदी, जो आपको बताया पुरुष में नसबंदी, और जो मैंने आपको बताया नलीबंदी महिला में नलीबंदी, ये दोनों के दोनों क्या है, अस्थायी विधि है। परिवार में कैसे विधि है, अस्थायी विधि है, परमानेंट मेथड है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। अब ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है मेरे भाई, अब इसको देखते हैं। वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण का मतलब साइंस में क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है मेरे भाई, रंग। इसको याद करना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो विक्षेपण का मतलब होता है बट जाना, बट जाना। क्या बोलेंगे, बट जाना बोलेंगे। अब यहां पर देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश बोले तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश है वो कई रंगों से मिलकर बने। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है और उसी को हम बोलते हैं क्या, श्वेत प्रकाश। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं या सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश जो होता है, जब प्रिज्म जो होता है, क्या होता है, प्रिज्म जो होता है, इसमें से जब गुजारा जाता है, इसमें से क्या जाता है, जब गुजारा जाता है, इस तरह से गुजारा जाता है इसमें से, प्रिज्म में से, तो ये अपने अवरक्त रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। अपने अवरक्त रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है मेरे भाई। इस तरह से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। मैं आपको पूरा विभाजित करके दिखा रहा हूं किस तरह से विभाजित होता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, जब श्वेत प्रकाश जो होता है, जो श्वेत प्रकाश जो होता है, ये श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो वहां पर अपने अवरक्त रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। अब ये अवरक्त रंग में जो विभाजित होता है, इसी घटना को ही तो बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। इसी घटना को तो ही बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। मैंने अभी क्या समझाया कि जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है और जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो अपने अवरक्त रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। मैंने क्या बताया, रंग का विक्षेपण हो जाना, बट जाना, ये क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले कौन सा कलर है, ये लाल रंग। उसके बाद क्या आता है, नारंगी आता है, नारंगी। उसके बाद क्या आता है, पीला आता है। इसके बाद क्या आता है,
हरा आता है, इसके बाद क्या आता है, नीला आता है, और इसके बाद क्या आता है, जामुनी आता है, और लास्ट में क्या आता है, बैगनी आता है, बैगनी आता है। ठीक है, इस क्रम को ही क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो रंगों के इस क्रम को क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम बोलते हैं। और इसे और किस नाम से जानते हैं, तो स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सा क्रम है, तो यही क्रम है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। अब इसका एक ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, तो होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर होता है। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और क्या होता है, ग्रीन होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और क्या होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, और ऑरेंज होता है, और लास्ट में क्या होता है, रेड होता है। इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। अगर यही प्रकीर्णन की हम बात करें इसकी, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा अगर विचलन की बात की जाए तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब मेरे प्यारे भाई, विचलन का मतलब होता है भटकना। अब यहाँ पर मुझे बता दो कौन सा कलर सबसे ज्यादा भटका है, तो सबसे ज्यादा कौन सा भटका है, बैगनी रंग। तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है, बैगनी रंग। सबसे कम भटका कौन है, लाल रंग। सबसे कम विचलन किसका हुआ है, लाल रंग। तो प्रकीर्णन की अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना मेरे प्यारे भाई। तो सबसे ज्यादा कौन फैला है, बैगनी। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल का। और वही तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे तो तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। प्रैक्टिस आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अपने इस भाई को सपोर्ट करिएगा। और जो भाई अभी इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। इस पर आपको बहुत ही यूनिक और दमदार वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।